एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये आज हम रिव्यू करेंगे दृष्टि आईएएस का जो मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है, उसका जो पेपर्स होता है ना। एक साल में 2 पेपर्स होते हैं और उसका पेपर किस तरह से होता है, उसका पैटर्न क्या होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पूरी चीज़ें समझने को, उसके फ़ायदे क्या है, कहाँ से कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक अलग वीडियो वो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आज हम सिर्फ पैटर्न को देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि भाई कितना 2 घंटे का पेपर होता है। 200 नंबर्स का होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। और बेसिकली मैं ये बता दूँ आपको कि ये पूरा जो एग्ज़ाम होगा वो एकदम लाइक यूपीएससी के पैटर्न जिस तरह से वहाँ आता है ना, सेम उसी तरह से होगा, ठीक है ना। बस इसमें जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है वो डिवाइडेशन अलग तरीके से है, क्योंकि इसमें जीएस के साथ साथ आपको सीसेट के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन सीसेट के आते हैं, कितने जीएस के आते हैं, कितने करंट अफेयर के आते हैं, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि मध्यकालीन इतिहास से है। इसमें है एक वर्ड पूछा गया है स्पेसिफिक कि अभंग जो वर्ड है, बेसिकली आप यहाँ देख रहे होगे अभंग वर्ड किससे संबंधित है। तो अभंग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, बेसिकली ये एक वक्त था कि एक एज ए सॉन्ग इसको गाया जाता था, या इसको कविता कह सकते हैं, जो कि भक्ति कविता है, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉन ए भक्ति कविता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ। देखो ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से जब अब तो हालांकि 2023 का पीरियड आ चुका है, तो पूरा आपने देखा ही होगा पैटर्न। 2022 में जब ये पैटर्न नया ही इंट्रोड्यूस किया था, केवल एक युग, केवल 2, तो उसी तरह से ये यूपीएससी में या दृष्टि वालों ने दिया है। देखो अब इस पैटर्न में क्या है ना कि यहाँ एब्सोल्यूट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है ना कि नॉलेज इज नॉट वॉट विच यू हैव मेमोराइज, नॉलेज इज डेट विच यू हैव बेनिफिट्स। कि नॉलेज वो नहीं जो तुम्हें याद है, नॉलेज वो है जिससे तुम फ़ायदा उठाते हो, है ना। तो सिर्फ चीज़ें पढ़ी हुई, एक होता है रिपीटेशंस, एक होता है रीजन, तो इसमें बहुत फ़र्क है ना। तो ये सारी चीज़, अगर एब्सोल्यूट नॉलेज है तभी आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, तभी आप इनको टैकल कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये जो एबिलिटी आएगी ये कहाँ से आएगी। जैसे मार्क ट्वेन, उनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है द 3 कीज ऑफ सक्सीड, रीड रीड और रीड। तो सिर्फ ये पढ़ने से आ गया है ना, बार बार रिविज़न करने से आएगा, रिपीटेशन से नहीं, रिविज़न करने से। इनमें फ़र्क है, अलबत्ता ये बात हम कभी फिर करेंगे। आज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे पहला आपको दिख रहा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी, गलत। श्री राजगोपालचारी कांग्रेस से थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नहीं थे, तो ये भी गलत। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो बहुत फेमस है, इंडियन लेबर पार्टी, ये सही है। आचार्य नरेंद्र देव, भारतीय जनसंघ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल एक युग्म सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के कुछ कथन दिए गए, बताने कि उनमें से कौन से सही है। पहला आपको पता ही है, भारत शासन अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है वो, पार्लियामेंट सुधार, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा राजकोषीय संघवाद भी आया था, से ये भी सही है। तीसरा द्विसदनीय विधायिका शुरू करने वाला पहला अधिनियम था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध, पता ही अंग्रेज़ों के और जो 3 नवाब थे उनके साथ हुआ था, ये आपको पता ही होगा, मीर जाफ़र वगैरह। तो बेसिकली यहाँ उसके परिणाम दिए गए, बताना है कि कौन से सही है। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया, बिल्कुल सही। दूसरा इसमें कलाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाएगा, ये भी सही। तीसरा है अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद जिले दिए, ये भी तीसरा भी सही है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिफ्थ, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दवेश शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बिल्कुल सही। उनका मोटो ये था उस वक्त में कि क्योंकि पता ही है कि बंगाल के पास उस वक्त राजस्व बहुत ज़्यादा आता था, तो उसको हड़पना चाहते थे किसी तरह से। दूसरा, पुलिस व न्यायिक शक्तियों का नवाब नियंत्रण नवाब के पास था। नवाब को तो उन्होंने अपनी जो है ना कठपुतली बना लिया था, पुलिस वगैरह इसको दे दी, बाकी जो पैसा था वो अपने पास रख लिया सारा, ये भी सही है। प्रशासन का दायित्व सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
6 में आ जाओ पिट्स इंडिया एक्ट, इनके प्रावधान दिए गए और अधिनियम दिया गया कि बताना कौन सा सही है। ठीक है, पिट्स तो 1784 था, ये अपग्रेड करने के लिए आया था कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, गलत। 1886 भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा, ये भी गलत। ठीक है, ये है भारत शासन अधिनियम 1858, दहेज शासन, ये गलत है, 33 के आसपास था। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, शाही उपाधि से भारत का सम्राट, ये बिल्कुल सही है। सम्राट शब्द को जो है ना नेग्लिजिबल किया गया था, कब? 1947 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए था राइट आंसर, केवल एक युग्म सही है। अब आ जाओ धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था? पहली बात तो ये सोचे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो बताना कि इसका विरोध करने वाला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, विशेष योगदान किसका रहा? तो वॉइस ऑफ इंडिया का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां देख लेते, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था, क्योंकि कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से आए थे। अभी इसको होल्ड करते हैं, हालांकि ये सही है। ठीक है, पहला। दूसरा, कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया था। अच्छा, तीसरा, क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, ये भी सही। भारतीय मूल के व्यापारी बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक के नेतृत्व, ये एक जहाज़ था, पता है ना आपको, जापानी जहाज़ किराए पर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें देखो दूसरा गलत है इसमें बेसिकली, तो चूंकि दूसरा गलत है एलिमिनेट कर लो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो क्या बचा? 1 3 4 और क्या 1 1 4, तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 5वां, मध्यकालीन भारत के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पहला, मीर सैयद अली और अब्दुल समद हमजानामा, हमजानामा, ठीक है ना, हमजानामा से जुड़े हुए, बिल्कुल सही है, हमजानामा से जुड़े हुए। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा, ये भी सही है। मैडोना चाइल्ड पेंटिंग 16वीं शताब्दी का मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये गलत। ये बंदा तो वहाँ से था ना, हाँ, अमेरिका साइड से, तो ये गलत हो जाएगा। दरबार में जहांगीर नाम की पेंटिंग, अबुल हसन, गलत बात है। मनोहर कुछ समथिंग उसका नाम है, मेहरदास या कुछ इस तरह का नाम है। ठीक है ना, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? पहला और दूसरा सही है। ये सैयद, 1 मिनट वेट कीजिए, तो इसमें हो जाएगा और केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट, महासागरीय जल के गर्म एवं ठंडा होने के कारणों में शामिल है। आपको पता है सौर विकिरण का अवशोषण है, आंतरिक भाग से जो सागर जुड़ा हुआ है वो है, समुद्री उष्मा का अवशोषण है, ठीक है, संवहन धाराएं है, तो वो सारी चीज़ें, इसमें चारों सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन डी था राइट आंसर। अब चलते हैं इसमें 11th को, सोलोमन सागर, अराफुरा सागर, बांदा सागर और जावा सागर, क्या बताना है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है ना, तो सुलेमान सागर यहाँ है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, फिर अराफुरा, बांदा, मुझे लगता है ऑप्शन ए था राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 12वां, जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित हो जाती उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, गलत है। जब हम रिकॉर्ड करें तो छाया क्षेत्र कहाँ है? ठीक है ना, तो पहला तो गलत है। दूसरा, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 13वां, संघनन तथा वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रम से घटती बढ़ती है, ये सही है। दूसरा, वाष्पीकरण में क्रिया है जिसके द्वारा जल गैसीय से द्रव अवस्था में बदलता है। देखो ये कह रहा है गैस से द्रव, जबकि द्रव से गैस में बदलता है, अपोजिट दे दिया, तो दूसरा गलत है। एलिमिनेशन हो सकता है क्या? देख लेते हैं। अगर दूसरा गलत है, ये गलत, ये भी गलत, यहाँ क्या है? अच्छा देखना पड़ेगा तीसरा भी। वाष्पीकरण का मुख्य कारण हवा है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा और पाँचवा सही हो जाएगा। 14वां, जवारी ऊर्जा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है, श्रेय ऊर्जा, गलत, ये रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। पहला ही गलत, तो ये गलत ऑप्शन है, तो गलत ही हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। क्या बताए? इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन सही है, इसका ट्रांसमिट आसान नहीं होता, इसका कॉस्टली पड़ता है, तो 3 गलत है, तो ये भी गलत। तो क्या बचा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपातंत्र के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय अपातंत्र हिमालय अपातंत्र से पुराना है, सही है, बिल्कुल सही। इसका अपातंत्र की नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है और तथा नदियों की घाटी को छोड़ देता था, इसलिए ये भी सही है। यहाँ की नदियाँ पूर्ववर्ती, गलत, आयताकार में चलती है वो, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एड्रियाटिक सागर किस सागर से लगा हुआ? अल्बानिया, सही बात है। काला सागर क्रोएशिया, गलत बात। कैस्पियन ईरान और अफगानिस्तान इन चीज़ों से लगा, तो ये भी सही। तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट अगर करो तो क्या आ रहा है 1 और 3 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति। पहली बात तो है कि अल्पसंख्यक पता है ना संविधान में क्या परिभाषित नहीं है, और ये कहता है परिभाषित नहीं करते, मतलब ये सही है। दूसरा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक, दोनों आर्टिकल अगर 29 आपने पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल मेंशन है, तो ऑप्शन से द राइट आंसर। 18, मौलिक अधिकार पिछड़े वर्गों का आरक्षण प्रदान करने का आधार बनते हैं, बिल्कुल क्या है आर्टिकल 16 क्लोज 4 क्लोज 2 क्लोज 1 यही कहता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वैधानिक निकाय, गलत। कैसी बॉडी है ये, संवैधानिक है, ठीक है ना। रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी के उप वर्गीकरण, सही बात है। रोहिणी जो आयोग है वो बैकवर्ड क्लासेस का जो उप वर्गीकरण के लिए लाया गया था, ठीक है ना। तो क्या 1 और 3, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन ए पे भी लगा हुआ लेकिन वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब है पीवीटीजी, देखो पीवीटी है प्रिमिटिव बेसिकली ट्राइबल ग्रुप है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये भारत की अनुसूचित, ये वो लोग हैं जैसा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक ट्राइबल ग्रुप, फिर उसमें से वो लोग जो कि उनसे ज़्यादा कमज़ोर है, और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा कमज़ोर, वो है पीवीटी। अभी भी सरकार ने 75 जातियों को प्रिमिटिव का दर्जा दिया है, और ये बेसिकली, ठीक है ना, वही इस पर ये करंट का सवाल है, ठीक है ना। तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक है ना। अभी मैंने बताया 75 जनजातियों को समूह को विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किन को राज्य सूची से संवर्ती सूची, तो पहला 1 हमें पता है, ये भी है, शिक्षा भी है, बाट नापतोल भी है, चौथे चारों सही है, ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अब 21 देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल, हमें पता उपराष्ट्रपति में क्या क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस निर्वाचित और प्लस मनोनीत सदस्य सब होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में क्या नहीं होता, मनोनीत नहीं होते। तो यही देखना है बस, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो चीज़ों को हल करना बहुत आसान हो जाता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अभी बताया मैंने आपको है, मनोनीत भी अभी बताया है, लोकसभा के बताए, राज्य विधानसभा ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता सोवर्निटी क्या है, ठीक है। सोवर्निटी बेसिकली क्या है ये बताना है। तो देखो सोवर्निटी ये है कि भाई हम किसी का डोमिनियन ना हो, बेसिकली हम अपने आंतरिक एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, वो बेसिकली सोवर्निटी है। और हमें अपने लिए नियम कानून बनाना, किसी एक संस्था की जो अथॉरिटी है उसके पास सारे फ्रीडम हो, वो बेसिकली ये है। एक राष्ट्र के रूप में सर्वोच्च प्राधिकार, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, मैंने अभी बताया आपको। सरकार के अंग और संवैधानिक पदाधिकारियों की शक्ति का स्रोत केवल भारत के लोग हैं, गलत, संविधान है उन लोगों का। संप्रभुता कह में नहीं थे, भारत के लोगों में, तो 1 और 3 ऑप्शन सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। संविधान जब ये आर्टिकल 30 और 1 में आता था तो तब था मूल अधिकार, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत और इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये तो सही है। संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाला गया, 300 क्लोज ए में, ठीक है। 24, समानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से ये बता। पहला है साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर समान प्रभाव के हकदार हैं, सही। दूसरा, कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता, ये गलत। समानता के आदर्श जुड़े होने के अर्थ सभी तरह का अंतरों का उन्मूलन करना, सही, ये भी सही, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। 25, गणतंत्र प्रणाली क्या होती है और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखो ब्रिटेन में गणतंत्र व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, सही। क्या है वहाँ, राजतंत्र है, अगर आपने पढ़ा है, ठीक। दूसरा, प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, गलत बात है। अगर ऐसा है, हमने भी तो गणतंत्र अपनाया है ना, तो यहाँ कहाँ वंशानुगत है, यहाँ वंशानुगत थोड़ा ही होता है, तो यही गलत है बस, ऑप्शन बी द राइट आंसर।
26 देखो, संसद सदस्यों की पद रिक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उनके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है ना, ये सही है। दूसरा, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिनों के अंदर सूचना नहीं देता है कि उसे किस सदन में रहना है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, ये भी सही है। तीसरा देखो, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक ही समय में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली नहीं करता है तो विधानमंडल की उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। विधानमंडल की नहीं, संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 27वां, भारत में कृषि जोत एग्रीकल्चर होल्डिंग के पैटर्न में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार देश में 86.2% किसान छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास लगभग 76% कृषिगत भूमि, ये सही है। और परिचालित कृषि के मामले में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश, नहीं जबकि क्या का है? झारखंड का है आई थिंक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप देख लेना इसमें। नहीं, इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्योंकि दूसरे में झारखंड मुझे याद आ रहा है, तो आप एक दफ़ा चेक कर लेना। ठीक है, क्वालिफाइड विदेशी निवेश को QFI को पूंजी के निवेश में से किस खंड में भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति है? इक्विटी में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी में कर सकते हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इन चारों में ही कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट तो क्या, हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 29, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय समय पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। वर्तमान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में इनमें से कौन कौन से हैं? पहला, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण, नवीनीकरण ऊर्जा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये चारों ही सही है। ठीक है ना, चारों, ऑप्शन डी द राइट आंसर। उसके बाद 30वां देखो आप, मुद्रा के माध्यम से बिना आर्थिक विनिमय संभव नहीं है। संभव है, इससे पहले भी तो होता था ना, बार्टरिंग सिस्टम था जो। देश नकदी के बजाय डिजिटल तरीके से भी सौदे कर रही है, सही है। तीसरा, जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं, बिल्कुल सही। आपने अगर इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी नॉलेज है तो जब लिक्विडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या करता है, ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। इनमें से कौन सा सही नहीं यही बताना है, तो क्या है? ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 देखो, डियर मनी पॉलिसी अर्थव्यवस्था। देखो, डियर मनी बेसिकली क्या है? निवेश को हतोत्साहित करती है। ठीक है ना, विदेशी मुद्रा का पलायन भी उस टाइम पे होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक धीरे धीरे मंदी की ओर ये भी अग्रसर होगी, बेरोजगारी में वृद्धि भी, तो ये सारे इम्पैक्ट है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 32, पब्लिक इशूज़, खुले बाजार के लिए जारी किए गए शेयर। राइट इशूज़, कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बोनस के रूप में जारी शेयर। स्वेट शेयर, शेयर धारकों के लिए जारी किए गए। ऑप्शन सी है भाई इसमें, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित है। वो केवल दो, केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3, और पहला भी इसमें, तो क्या आ जाएगा? 1 और 3 तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, एक है इसमें, दोबारा पढ़ते सवाल। पब्लिक इशूज़, खुले बाजार के लिए जारी किए गए शेयर। दूसरा, राइट इशूज़, कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बोनस के रूप में जारी शेयर। तीसरा है स्वेट शेयर, शेयर धारकों के। देखो, तीसरा तो कंफर्म है। एक्चुअली पता है, ये पेपर जो है ना, ये सेकंड मीटिंग का है, तो ये मैंने सोल्व नहीं किया था, ये मैं करके आपको बता रहा हूँ। आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि मेरी नज़र में एक तो ये सही आ रहा है, तीसरा अभी मैं इसी को लेकर 100 रुपये का। ठीक है ना, तो एक दफ़ा आप देख लेना। 33वां, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाता है? किसान द्वारा उत्पादित गन्ने के मूल्य को, बिल्कुल। देखो, GDP का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? एक साल में देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारी क्या है? GDP के अंदर आएगी, माइनस वो जो कि बाहर रह रहे, जो कि बाहर हमारे जो लोग हैं बाहर से पैसा भेज रहे, उसको माइनस करना होता है, बस वो नहीं आएगा। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं भाई। इसमें क्या आ जाएगा? विदेशों में काम करना, वो देखो दूसरा ऑप्शन वही है, उसको हमें मिनिमाइज करना है, तो क्या बचा? 1 और 3, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर।
जो मैंने कहा ना, उत्पादन इकाई द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को एक वर्ष में उत्पादित होने वाली समस्त मूल्य का अगर मार्केट के हिसाब से जो वैल्यूएशन निकाला जाए उसे ही जीडीपी कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। ठीक। चौथा देखो, लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, अगर पानी लोहे पर गिर रहा है तो एक नई चीज़ डेवलप हो रही है, तो वो क्या होता है? वो होता है रासायनिक रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, केमिकल चेंज होता है वो। तो ये गलत हो जाएगा पहला। अगर पहला गलत है तो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा। दूसरा, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले के जलने से क्या होगा? राख प्राप्त होगी। राख एक नया मटेरियल है, तो ये सही है। ठीक है। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा भी सही है, तो दूसरा और तीसरा द राइट आंसर। ठीक है। 35 में चलते, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकस निमोनिया पता है आपको, इसी से होता है ये। श्वास नली रोग से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग। देखो, निमोनिया ठीक है, मान लिया कि इससे होता है, लेकिन सिर्फ सांस नली इससे प्रभावित होती है मुख्य, ये गलत है। मनुष्यों में 35 बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी सही है। तो क्या है? ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही, दूसरा गलत है क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता। तो क्या बचा? 1 और 3, तो ऑप्शन है द राइट आंसर। ठीक है। 36 देखते हैं, लिक्विड में एलएमटी इसलिए। देखो यार, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे, तो ये बाद में देख। सारे क्वेश्चन नहीं करना होता ना यूपीएससी में ना किसी में। देखो, मेरा फंडा ये है, अगर मैं 75% क्वेश्चन कर पा रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ सीट। और मुझे क्योंकि सारे की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ याद भी नहीं रख सकते आप, तो सेलेक्टिव पढ़ना है हर चीज़। अगर सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन हुआ करता तो सारे प्रोफेसर आज IAS होते। ठीक है ना, इसीलिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। ये करंट का क्वेश्चन है बेसिकली, उस वक्त जो करंट में चल रहा होगा LMT, हाँ तभी का है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता है आई थिंक फरवरी में, तो ये उस वक्त का है। माइक्रो लेंसिंग जो है ना, बेसिकली ये क्या है कि प्रकाश का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये उसका है बेसिकली चीज़ है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। माइक्रो लेंसिंग उसी वक्त की करंट से रिलेटेड है। अजबगा समझौता आपको पता ही होगा क्या है। क्या है? एक मल्टी मॉडल परिवहन संचालन का समझौता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 38वें का बी आ जाएगा। 38वें का बी द राइट आंसर। 39 CDRI। ठीक है ना, आपदा रोधी संरचना कौन है? इसको संयुक्त राष्ट्र पता है आपको। दूसरा, भारत सरकार इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था अनुमोदित कर दिया, ये भी सही है। अच्छा, ये करता क्या है इसका? ये प्रमोट करता क्या है? कौन? रेजिलियंट को, आइलैंड जो स्टेट्स हैं उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करता है। तो इसमें तीनों ही चीज़ें दे रखी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक। देखो, लोही नली ये सब क्या है ना, लोही हो, नली हो, मारवाड़ी हो, यूपीएससी में भी क्वेश्चन जाते हैं यहाँ से लोही को लेके और मारवाड़ी को लेके। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कहें कि प्रजाति ये है भेड़ की नस्ल है। ठीक है ना, ये कहें कि भेड़ की, जैसे मारवाड़ी शायद केरला में पाई जाती है, तो लोही वो सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ठीक। हाल ही में वैज्ञानिकों को गिलहरी से मिलते जुलते एक छोटे टिश्यू के रूप में पाए जाना जीवाश्म कहाँ है? केरल में पाए गए हैं। ठीक है ना, तो 41 हो जाएगा। पोएम प्लेटफॉर्म आपको पता है क्या क्या है? पोएम प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है? नासा के से रिलेटेड। इसरो का प्रायोगिक मिशन है। नासा इसरो का प्रायोगिक मिशन है। ठीक है, पोएम। ठीक। हाल ही में रहा तिहान क्या है? तिहान शब्द किससे संबंधित है? स्वायत्त नेविगेशन टेस्ट बेड से संबंधित है। ठीक है ना, उसके बाद हाल ही में खोजी गई सामग्री सिंगल क्रिस्टली स्कैंडियम नाइट्राइड किसको मदद करेगी? अवरक्त प्रकाश को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करना ही इसका उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लड़के ने कुछ क्वेश्चन सही कर रखे भाई। उसके बाद 45, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजा गया घाटियाना D1 किसकी नई प्रजाति है? हमें बताना। देखिए, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। केकड़े की प्रजाति। किसकी प्रजाति? केकड़े की प्रजाति है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल नज़ा, देखो अल नज़ा ओमान का है ये बेसिकली, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो अल नज़ा जो है ना ये ओमान से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो ऑप्शन है द राइट आंसर। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा कैपिस्टोन जो पत्थर है जो कोयले की जगह प्रयुक्त हो जाता है, नासा के ऊपर है जो चंद्रमा है, इसरो का नया, ये तो नहीं हो सकता।
ठीक है, वरना पता होता मुझे ये भी नहीं हो सकता। पत्थर जो कोयले की जगह प्रयुक्त हो सकता है, ये भी ऑप्शन बी द राइट आंसर है। ठीक है, नासा का एक नया उपग्रह है जो चंद्रमा की रक्षा का परीक्षण करेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए, तो आप लोग एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि मैंने पेपर को सोल्व करने से पहले ज़्यादा देखा नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना सरसरी निगाह से देखा था। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि मेरी एक्यूरेसी सही रहती है, तो उम्मीद है कि सही रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीक से मोबाइल, देखो डायरेक्ट ये बेसिकली क्या है ना, जिस तरह हम फ़ोन से बातें करते हैं ना, या इससे पहले हम रेडियो सुनते थे, तो ये उस पर है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो बेसिकली उसी से रिलेटेड है। देख लेते हैं बेसिकली इसमें क्या है ऑप्शन में। इस तकनीक से मोबाइल पर बिना इंटरनेट, बिल्कुल सही है, बिना इंटरनेट से रनिंग कर सकता है। ब्रॉडबैंड प्रसारण, ये भी सही है। उसी की तरह जो लोग अपने फ़ोन पर, देखो जो मैंने बताया ना आपको, क्योंकि मैंने करंट अफेयर देखा था, तो ये चीज़ सही है। तीसरा सही है, इसका उपयोग फ़ोन पर लाइव समाचार खेल प्रसारित, सही है। तो क्या है, ऑप्शन डी था राइट आंसर। ठीक है, 49 देख लेते हैं। अक्सर समाचारों में रहने वाला डिजिटल सर्विस DSA क्या यूरोपीय संघ का है, क्या से संबंधित है, यूरोपीय संघ। 50वां देख लो, PM डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी, ये भी सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभी मौजूदा केंद्रीय और योजनाओं के लिए प्रतिस्थापित, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, तीनों सही, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का एक भागीदार देश है, बिल्कुल हम भागीदार है, ये के सही है। GMI एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मीथेन के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, सही। ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन है। GMCC मीथेन फोरम मीथेन और अन्य अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने का एक वैश्विक प्रयास है। तो क्या है इसमें, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, GII आपको पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो नवाचार के लिए मेजरमेंट है बेसिकली। तो देखो क्या है इसका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी अर्थव्यवस्था नवाचार, वही मैंने आपको बताया के लिए मैं अपने सालाना। ठीक है, ये सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। नवाचार प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भारत और तुर्की ऐसा देश है जो कि बहुत दिनों ने इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है वास्तुशिल्प और संबद्ध राज्य है। अच्छा देखो, टोडा कढ़ाई तमिलनाडु की है, सही है। कुंभी बुनाई गोवा की है, ये भी सही है। गरद कोरियल वेस्ट बंगाल की है, तो ये गलत है। और थिम्बा भी गलत है, लद्दाख की नहीं है। तो क्या है इसमें, 1 और 2 इज द राइट आंसर। 53 का 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। IMEI के बारे में देखो, इसका मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना क्या करना है इसका। ठीक है, अब हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका प्रशांत, देखिए ये लोग आगे आप लोग देख लेना। देखो अब तो जो थे मैंने हल कर दिया, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जावे। ये बेसिकली सोच का करंट बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पप्पा न्यू गिनी में जब चीज़ें चल रही थी, ये भी वही है। और यह हाल ही में खोजी गई लेकेनेमेब दवा किसके द्वारा उपचाई जाती है, ये बताना है। TDDF पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, CD पे आया हुआ है, कार्बन डॉट्स पे। ठीक, इसमें आगे हाँ सीसेट के आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सीसेट के क्वेश्चन देखने बहुत, देखो यहाँ से स्टार्ट है सीसेट। x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सीसेट में, देख लो ध्यान से। 10 की पावर n माइनस के 1 सदैव 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर में संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी में आरंभ में 180 से कम थी, संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से अभाज्य संख्या दी गई है, बताने की जोड़े कौन से हैं। कुछ मित्र पिकनिक पर निर्णय लिया, इस तरह ये कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली, एक तरह से देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्या भी ली जाए तो औसत में क्या क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छोड़ देता है, और ये है कहाँ परसेंटेज से ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दिया गया 24 कैरेट सोना शुद्ध है, ये भी बताना है कि शुद्ध सोने का, ये एवरेज से क्वेश्चन है। ठीक, धन से सी का कितना होगा, ये लाभ और हानि का है आई थिंक। ठीक है ना, बी किसी कार्य को जितने करने में करता है,
1/6 समय में ये आधा काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन है। देखो आप, एक आदमी यदि 10 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दे और 16 आदमी 20 दिन में कर दे, तो यदि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते जितना कि 5 लड़के तो घंटे में कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें बतानी, ठीक है। फिर यहाँ ये है, ये देखो ये था इधर सारा मैथमेटिक्स का खेल। अब आते हैं तो ये है रीजनिंग पोर्शन इधर। अब देखो यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट होगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट है शायद, उसके बाद नहीं, ये ब्लड वो है शायद, ठीक है ना। तो वो है जे का पैसा क्या है वो सब बताना है। 6 महिलाएं, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। मतलब ये रीजनिंग का है बेसिकली, ये समझो आप, ठीक है ना। बबीता सविता इनको मैनेज करना है, बस बात वो है। ये सब इधर रीजनिंग के हैं, ठीक है ना। कितने खंबे हैं, ये है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखो, सॉलिड का कोड ये है, तो हमें बताना है कि भाई ये इसका कोड क्या होगा, इनमें से बताना है, ठीक है ना। सॉलिड का ये है तो इनमें से बताना है कि इसका क्या है, वो है सारी चीज़ें। उसके बाद ये यहाँ से फिर आपके कॉम्प्रिहेंसन स्टार्ट हो जाता है। देखो कॉम्प्रिहेंसन के 10 सवाल आते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंसन के 10 सवाल आते हैं, और आपको मैं दिखा दूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन है। पूरे 10 सवाल कॉम्प्रिहेंसन के आते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।